हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज का डे नंबर 24 बीटीएससी जेई, ठीक है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पार्ट मतलब डे सॉरी स्टेज सेकंड का पार्ट 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 21, 22, 23। ठीक है, आज का जो पार्ट है 24 है। मैं स्टेज सेकंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए, जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि एक क्लास की शुरुआत एक दो लाइन से ही होती है, जो कि आप लोग को सबको, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं सबको पता है क्या है। देखिए, आज का दो लाइन का की पॉइंट क्या है। जिंदगी में कभी हार मत मानो। जिंदगी में एक तो इतना बहुमूल्य जिंदगी मिला हुआ है, अगर इसमें आप एक फेलवर से, दो फेलवर से लोग हार मान लेते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हार क्यों मानना है? जिंदगी में कभी हार मत मानो, समय कभी भी बदल सकता है। ठीक है, ये जो दो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको ये प्रभावित करता है, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं सबको, और खास करके जितने भी अभी फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हार कभी नहीं मानना है दोस्त। ठीक है, लगे रहें, प्रयत्न से लगे रहें, जरूर एक ना एक दिन आपका भी दिन आएगा। ठीक है, तो यही इसी वर्ड से आज के क्लास में शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग बताने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोग को दिख रहा हो क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, दूसरा पेन। कौन सा पेन? ये पेन ठीक रहेगा ना? पता है क्या निकालना है? कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, क्या हमको निकालना है? स्लेंडरनेस रेशियो निकालना एंड क्लासीफाई द कॉलम टाइप। किस टाइप का कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, वो हमको बताना है। ठीक है, जिसका कि IS 456-2000 इफ द डायमीटर ऑफ ए कॉलम इज 300 mm एंड इफेक्टिव लेंथ इज 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। लेमडा इजकल टू क्या होता है? एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन। लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है दोस्त, ये आपको हो गया लेमडा इजकल टू। तो चलिए, पहली बात को हम लोग वैल्यू पर करते हैं। एल इफेक्टिव कितना है देखिए तो। एल इफेक्टिव मेरा कितना है? 3 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 मीटर। 3 मीटर का हम लोग चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 3000। ठीक है, नीचे कितना है? 300 mm, मतलब में चेंज कर दिए। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 3 से 10। ठीक है, 10 mm जो है, ये मेरा एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडिशनल जानकारी लेते हैं कि इफ लेमडा के वैल्यू अगर लेस देन 12 है और लेमडा के वैल्यू ग्रेटर देन 12 है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि लेमडा के वैल्यू अगर लेस देन 12 इट मीन्स ये शॉर्ट कॉलम होगा। शॉर्ट कॉलम है। अगर लेमडा के वैल्यू ग्रेटर देन 12 है, इट मीन्स ये लॉन्ग कॉलम होगा। लॉन्ग कॉलम होगा। ठीक है, एक बार क्या होता है कि लेमडा के वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू कितना होता है? 3। ये आपका क्या हो गया? पेडेस्ट्रियल के लिए। ठीक है दोस्त, तो ये आपको तीनों ऐसे ही तो याद होगा सबको, लेकिन मैं सोचा कि एक बार जो जो मेन पॉइंट आता है मैं उसको डिस्क्राइब करते चलूंगा। ठीक है, अब आप लोग बताएं कि जो मेरा शॉर्ट कॉलम है, कल या परसों के क्लासेस में हम लोग किए थे कि जो शॉर्ट कॉलम है वो फेल किस कंडीशन में होता है। शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है एलवेज फेलवर ड्यू टू, ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे हम लिखा रहे हैं डिस्प्ले पे, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फेलवर ड्यू टू शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है, क्रशिंग में। ठीक है, और ये जो मेरा लॉन्ग कॉलम है ये किस में फेल करता है? बकलिंग में। फेलवर ड्यू टू बकलिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताए 3R प्रिंसिपल इज ए कंसेप्ट ऑफ अ
बताएं कि क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है 3R प्रिंसिपल, या फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, प्लास्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट का है, या फिर वाटर ट्रीटमेंट का, या फिर सैनिटेशन का है। तो आप लोग जानते हैं 3R इट मीन्स क्या, इसका 3 पार्ट क्या, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, ये जो आपका है प्रिंसिपल एलवेज वेस्ट मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ए प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड टू ए प्लास्टर बोथ साइड फेस ऑफ द वॉल, जिसका लेंथ है कितना, 5 मीटर है, और ये इसका जो हाइट है कितना है, 4 मीटर है, एंड थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर। इग्नोर द थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब इसको हमको इग्नोर कर देना है, इसको लेना नहीं है। तो हमको प्लास्टरिंग ऐसे तो हम लोग जानते हैं प्लास्टरिंग क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका जो कैसे निकला क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, L/B। लेकिन यहाँ बोला कि यार बोथ साइड, इट मीन्स कि हम लोग 200 मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ इंटू हाइट होगा, विड्थ नहीं है, ये हाइट होगा, L/। ठीक है, तो लेंथ कितना मेरा 5 मीटर है, इंटू 4 मीटर है, इंटू 2, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बताएं, क्या है कि फॉलोइंग एज द डेटा आर एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप यूजिंग फॉर टैकोमेट्री सर्वे। ठीक है, टैकोमेट्री सर्वे पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आप लोग बना ही सकते हैं। क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एक होता है क्या, एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, F+D। और दूसरा क्या होता है, एक और फॉर्मूला क्या, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये क्या होता है, F/I। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। इस फार्मूला में बैठा दीजिए। F क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और आई क्या होगा आपका, इंटरनल बिटवीन स्टॉप हेयर कितना है, 5 mm, 5 mm। देखिए तो मीटर को चेंज करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 5×6=30। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक और फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू KS+C। ठीक है, सारा वैल्यू, सारा फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। डी इक्वल टू KS+C प्लस एक और जो होता है क्या, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, F+I। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, क्या होता है, F/I। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ ऑरिफिस डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए टैंक issue out a jet of a diameter 12.75 सेंटीमीटर डायमीटर एट अ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बताइए, ये हम फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, बताया है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ ए ऑरिफिस, एरिया ऑफ ऑरिफिस डिवाइडेड बाई, ये हो गया एरिया ऑफ ऑरिफिस, ऊपर कितना होता है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा, वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू बैठा दीजिए। डायमीटर के टर्म में दिया था π/4 इंटू एरिया किसे, वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा। कितना है वेना कॉन्ट्रैक्ट्रा का, आपका एरिया है, डायमीटर है कितना, 12.75 का स्क्वायर। फिर आपका एरिया ऑफ ऑरिफिस कितना है, 15, π/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, π/4 से π/4 कट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो वैल्यू आएगा, चाहे आपका ये आ जाएगा चाहे ये आ जाएगा, मतलब कुछ भी आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है दोस्त, ऐसे ज़्यादा हम मतलब हमको लग रहा है कि अगर इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग इसका आंसर बताइए यार। ठीक है, आप लोग इसका आंसर आप लोग बताए कमेंट में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा इधर कर देता है इसको। हाँ, क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, दो स्टेटमेंट है, ए और असर्शन रीजन दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना, हमको पूरी तरह से इतने क्लास कर लिए कि हमको असर्शन रीजन हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, मतलब किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, हम लोग का अप्रोच वही रहेगा जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग, ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो पीछे पढ़े हैं बस उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसी को यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या हमको देखना है, स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, इसमें कुछ बोला नहीं, इट मीन्स कि ये करेक्ट ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया गया, इसमें ना ही कुछ करेक्ट बोला है ना ही कुछ इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, इट मीन्स ये करेक्ट के बारे में पूछता होगा। ठीक है, देखिए असर्शन क्या है फर्स्ट में, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग क्या कर रहा है कि प्रिवेंट वाटर लॉगिंग को रोक रहा है। ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन कैन बी प्रोवाइडेड अलोंग द कोर्स ऑफ इरिगेशन कैनाल। ये जो स्टेटमेंट यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या बोल रहा है कि वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो वाटर लॉगिंग हो रहा है कैनाल से उसको रोकने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरसेप्टिंग ड्रेन। ठीक है, इंटरसेप्टिंग ड्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स ऑफ इरिगेशन कैनाल इन अ पैलेस, इरिगेशन कैनाल के पैलेस हम लोग पैलेस कर रहे हैं, वेयर द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज डिडक्टेड, इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो वाटर जो पर्कुलेट कर रहा है वो हमको डिडक्ट हो सके, हम लोग हमको पता चल सके। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है 110% सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, इसका रीजन क्या है कि द पर्कुलेटिंग वाटर इज इंटरसेप्टेड बाय ए ड्रेन एंड द वाटर इज कैरिड टू अदर नेचुरल वाटर सोर्स, एकदम सही है। द पर्कुलेटिंग वाटर इज इंटरसेप्टिंग, जैसे हम लोग जो वाटर, जैसे मतलब जितने भी वाटर जैसे ही पर्कुलेट करेगा, ठीक है, पर्कुलेटिंग वाटर इन इंटरसेप्टिंग ड्रेन, जो किसे इंटरसेप्टिंग ड्रेन से पर्कुलेट करेगा, एंड द वाटर इज कैरिड टू द अदर नेचुरल वाटर कोर्स, वो जाके पर्कुलेट करके कहाँ मिल जाएगा, एक अलग दूसरे नेचुरल वाटर कोर्स में जाके मिल जाएगा। वही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, रीजन बोल रहा है। इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट एकदम 110% सही है। ठीक है, तो देखिए किसमें सही है भाई, बोथ बोथ ए एंड आर ट्रू बट करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोटो हटा दें क्या, ठीक है, यही तो होगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन की पूरी बाय फॉरगेट हम लोग को अब करने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम लोग आ गए स्टेज सेकंड में। ठीक है, तो स्टेज सेकंड में थोड़ा सा क्या होता है कि स्टेज सेकंड में इसलिए इसको इस स्टेज सेकंड को मैं नाम दिया हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन का, ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, पूरी तरह से हम लोग डिटेल टाइप में हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। हु इज अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स, बताएं। इट्स सोर्स पूछ रहा है, उसका सोर्स क्या है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW, जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसको क्लासिफाई करने के लिए इसका पूछ रहा है कि उसका कौन सा इसका सोर्स है। क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड नॉन इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या इसका ये सोर्स है। सेकंड ऑप्शन, रेसिडेंशियल रिफ्यूज एंड नॉन रेसिडेंशियल रिफ्यूज, क्या ये इसका ये ऑप्शन है। क्या आपका सॉरी, क्या ये सोर्स है। रेसिडेंशियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या ये आपका सोर्स है, या फिर आपका हाउस रिफ्यू, स्ट्रीट रिफ्यू एंड ट्रेड रिफ्यू। तो सबसे करेक्ट देखा जाए कि हाउ इन अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स पूछ रहा है, तो इट मीन्स कि हाउस रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज एंड ट्रेड रिफ्यूज। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त।
ठीक है, इसमें क्या क्या हमको सोर्स पूछ रहा है, ठीक है, ना ही किसी के बारे में, चाहे आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में इसमें कुछ बोल रहा है, ना ही इसमें रेसिडेंशियल के बारे में पूछ रहा था, हमको सोर्स के बारे में पूछ रहा था। सोर्स हमको क्या है, हमका हाउस मेरा सोर्स है, हाउस से जो भी आपका वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, आपको उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा सोर्स है। एक हाउस एक सोर्स हो सकता है, आपका स्ट्रीट हो गया जो कि पब्लिक पैलेस हो गया, ये आपका एक सोर्स हो सकता है। एक आपका ट्रेड रिव्यू हो सकता है, ठीक है, जो कि ये आपका एक सोर्स का पार्ट है, ठीक है। मतलब इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ बताएं कि व्हाट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है, बताएं बताएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होना चाहिए POP। देखिए तो किसमें है जी, CaSO4, ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, लेकिन दोनों तो थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, क्या हो। अच्छा अच्छा, ये 2 नहीं होता है, 2 यहाँ पे नहीं होता है, ओके ओके ओके, ये 2 नहीं होता है, हाँ ठीक है, ये होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1/2 छूट गया है, ये 1/2 हो सकता है, ठीक है। CaSO4 एंड 1/2H2, मतलब दोनों हो सकता है, यहाँ भी 1/2 छूट गया, यहाँ भी 1/2 छूट गया, मतलब यहाँ कुछ और दूसरा हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि इसका POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H 1/H2O, 1/H2O, ऑप्शन नंबर डी एंड सी दोनों हो सकता है। अगर 1/2 यहाँ भी रहेगा तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमको एक ऑप्शन चुनना हो तो अगर यहाँ पर कुछ अलग टर्म, जैसे इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें कुछ अलग होगा, और जब हम लोग इसको सही मानेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर 1/2 हम लोग यहाँ कर देंगे, मतलब कुछ मिस प्रिंट है, तो ये भी सही हो सकता है, मतलब दोनों हम लोग बोल सकते हैं, C एंड D, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए ज्वाइंट इन ए टेम्पोररी ज्वाइंट लेफ्ट बिटवीन ए सब्सिक्वेंट कंक्रीटिंग ऑपरेशन, बताएं इनमें से कौन सा बोल रहा है कि टेम्पोररी ज्वाइंट है, बताएं। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, आइसोलेशन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, या फिर आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी कंक्रीटिंग, मतलब हमको रिजिड पेमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, और रिजिड पेमेंट का कुछ पार्ट कंप्लीट करते करते आपका शाम हो गया, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, शाम हो गया, तो ये नहीं कि रात को कंस्ट्रक्शन चलेगा, नहीं, शाम तक जहाँ तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ तक रोड बना है वहाँ तक सही है। उसके बाद जो पार्ट छूट गया, उस डे में जितना हुआ वो सही है, उसका अगला दिन जो कंक्रीटिंग स्टार्ट होगा पेमेंट बनने के लिए, बस वहीं से स्टार्ट होगा। और वहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि ये मेरा ये पेमेंट का ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, इधर से आया और यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन कभी भी आपका इस टाइप से नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये केस आपको चाहे बीम में हो चाहे स्लैब में हो, मतलब किसी भी केस में ये जो कंसेप्ट है आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एलवेज एलवेज जो इसको जो जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आज तक यहीं तक हुआ, और जो कल स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा कंक्रीटिंग, ठीक है, पेमेंट बनने के लिए। तो इसका जो छोड़ा जाता है, मतलब इसको जो शेप में दिया जाता है, इसको इस टाइप में शेप में दिया जाता है, ठीक है, मतलब इधर सही है, यहाँ जो है इसको इंक्लाइन टाइप में कर देगा, इंक्लाइन इस टाइप से, ताकि कंक्रीटिंग करेगा और यहाँ कुछ टाइप से होल छोड़ देता है, जिससे भी मतलब कुछ शेयर की बोलते हैं शायद, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इस पे कंक्रीटिंग इजिली, मतलब इसका बाउंडेशन अच्छा बन सके, ताकि क्रैक होने का चांसेस उतना ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो शेप है इस टाइप से छोड़ दे, इस टाइप से बना दिया जाता है, और फिर अगला दिन से कंक्रीटिंग यहाँ से इतना देगा, फिर इस टाइप से फिर आगे बढ़ते हुआ चलता जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा जॉइंट हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर, क्या होता है फॉर्मूला टेंशन मेंबर का, B-N/T ए नेट, फार्मूला पहले आपको याद होना चाहिए, B-N/D/T। अब बी मेरे कितना है देखिए तो, बी जो दिया हुआ है, थोड़ा चार्ज लगा लेते हैं यार, देखिए बी कितना है, डायमीटर दिया है, M20 वोल्ट है, टेकिंग द थिकनेस ऑफ इट मेंबर कितना है 10 mm, ठीक है, एंड ग्रोस एरिया कितना है 1000,
ये आपका हो गया 1000 माइनस एन, एन कितना हो गया, एन आपका 1 हो गया, नंबर ऑफ होल, ठीक है, इंटू डी, डाया कितना है 22, इंटू टी, टी कितना है 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस कितना हो गया 10 गुना 22। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 1000 में से 220 घटाएंगे तो जो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा आंसर जी, 780 mm²। ठीक है, यहाँ सॉल्व नहीं करते रहना, यहाँ पे मतलब वैल्यू भी देखना है कि माइनस करके कितना आएगा, यहाँ भी ऑप्शन भी देखना है कि तुरंत मारे एकदम सट के निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, चाहे जेई हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, चाहे आपका बीटीएससी जेई कहे ना हो, आरआरबी जेई हो, चाहे आपका किसी भी अदर स्टेट का जेईएन चाहे एएन एग्जाम हो, इस टॉपिक से ये जो टेबल है, इस टेबल से आपको क्वेश्चन एनी हाउ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है ये टेबल से। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते थोड़ा सा। ये क्या है आपका पीसीसी, यहाँ आपका हो गया आरसीसी। ठीक है, इसमें आपका क्या वाटर बाय सीमेंट रेशियो, वाटर बाय सीमेंट रेशियो, और यहाँ इसका वाटर बाय सीमेंट रेशियो क्या क्या होगा। कंडीशन क्या क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, और आपका एक्सट्रीम। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, वेरी सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, पीसीसी केस में कितना होता है 55, 50, 45, 45, 40, 55, 50, 45, 45 और ये 40। ये हो गया इसका वाटर सीमेंट रेशियो। और आरसीसी की बात करें तो आरसीसी की इसमें कितना होता है 60, 60, 50, 45, 40, 60, 60, 50, 45 और ये 40। ठीक है, तो हमको किसका पूछ रहा है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट अंडर ए सीवियर कंडीशन। सीवियर, सीवियर कहाँ है जी, सीवियर 45 और 50। देखिए तो 45, 50 कहाँ है, 45, 50 पहले किसका पूछा है हो, प्लेन सीमेंट का। 45, 45, 45, 50, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। 55, 50, 45, 55, 50, 45, 45, 40। ठीक है, 60, 60, 50, 45, 40 एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें कवर भी होता है कितना, कितना होता है 20, 30, 45, यार स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते कवर 20, 30, 45, 50, 75। ये भी एग्जाम में पूछता है कवर भी। ठीक है, इसका तो और टेबल है। ठीक है, कभी किसी और क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे। ठीक ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM वाटर बॉन्ड मकाडम रोड हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, विच द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए ऑपरेशन आफ्टर ए स्प्रेडिंग द क्रस्ट एग्रीगेट। ठीक है, हमको WBM रोड बनाना है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोला गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से बोल रहा है कि हम लोग एग्रीगेट को स्प्रेड कर दिए हैं सबसे पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद का स्टेप इसमें पूछ रहा है कि एग्रीगेट हम लोग बिछा दिए हैं पूरा रोड में, अब अगला स्टेप क्या होगा। तो देखिए, जब भी किसी भी WBM रोड हो अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर एग्रीगेट को इसमें स्प्रेड कर दिया गया है, ठीक है, अगर एग्रीगेट को स्प्रेड कर दिया गया है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको क्या होता है, ड्राई रोलिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, जो आपका जो रोलर जो कंपैक्टिंग जो रोलर जो होता है, गाड़ी छोटा वाला गाड़ी जो कंपैक्ट करता है, वो गाड़ी से क्या करते हैं हम लोग, वो व्हीकल से पूरी तरह से कंपैक्ट करवाते हैं, पूरी तरह से अच्छे से कंपैक्ट करवाने के बाद उसका इंटरलॉकिंग बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग बढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जब पूरी तरह से जब रोलिंग करवाने के बाद पूरी रोलिंग हो चुका है, यह स्टेप खत्म। ठीक है, रोलिंग खत्म होने के बाद देखते हैं कि क्या कि हम लोग इसमें क्या था, पहले एग्रीगेट डाला गया था। इट मीन्स कि जब भी एग्रीगेट डाला गया है तो एक तरह से कंपैक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बीच में जो वॉइड होगा, वॉइड तो नहीं भरा सकता है ना,
वॉइड तो खाली ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि ड्राई रोलिंग करने के बाद हम लोग उस वॉइड को फिल कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन चिप्स से हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पर पूरी तरह से पूरे लेयर में स्प्रेड कर देंगे। और उससे क्या होगा कि जो मेरा वॉइड बचा हुआ था क्रस्ट एग्रीगेट के बीच का, वो पूरी तरह से फिल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, फिल हो गया विथ स्क्रीनिंग। उसी देखिए ड्राई रोलिंग यहाँ पर है, एक ड्राई रोलिंग यहाँ पे है। ये स्टेप सही जा रहा है। ड्राई रोलिंग कर लिए, उसके बाद हम लोग फिलिंग वॉइड कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, वेट रोलिंग बोल रहा है, एकदम ये गलत हो गया। जो मेरा ऑप्शन हो गया ए इज अ राइट आंसर। लेकिन हमको आगे भी देखते हैं। फिल जितना भी था वॉइड सा पूरी तरह से फिल हो गया। फिल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वेट रोलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब पानी से पूरी तरह से अच्छे से उसको भिंगा देंगे। भिंगाने के मीन्स यही हुआ कि उसका कॉम्पैक्शन और इंक्रीज कर देगा, उसका स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बैंडिंग मटेरियल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंडिंग जो मटेरियल होते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंडिंग मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे। मतलब अगला लेयर जो होगा बैंडिंग मटेरियल का होगा। ठीक है, मतलब सारा स्टेप फॉलो करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप होगा क्या होगा, बैंडिंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताएं आप लोग। अगर आया हो तो चैनल को आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ रिलेवेंस नंबर इज लेस देन 500 द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार। बताएं। अब मैं इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक भी बताया था याद करने का। अगर जिसको नहीं याद है उसके लिए ये ट्रिक है, बाकी जिसको याद है उसके लिए तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले, उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसी को जिसको याद नहीं है। जैसे इसमें है पाइप के केस है, प्लेट का केस है, ओपन चैनल फ्लो का केस है और स्वेल का केस है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग इसके रिलेवेंस नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमको जानना है ट्रिक क्या है। तो आपको मैं ट्रिक बताया था क्या, पी पी सी। पी से क्या आ गया, पाइप के केस में, पाइप के केस में हो गया रिलेवेंस नंबर के वैल्यू। दूसरा क्या गया, पैरेलल प्लेट के केस में। ठीक है, और सी जो आपका हो गया क्या हो गया, ये सी आपका हो गया ओपन चैनल, ओपन चैनल, ओपन चैनल, ओपन चैनल के केस में। और जो लास्ट जो होता है एस, एस आपका क्या होगा, सॉइल। ठीक है, सॉइल के केस में। ठीक है, तो हमको आप लोग को ये सारा वैल्यू इसका पता होगा। चाहे पाइप के कैसे पूछे तो आप बता सकते हैं, प्लेट के कैसे बता सकते हैं, ओपन चैनल का कैसे बता सकते हैं, सॉइल का कैसे बता सकते हैं। यहाँ जो पूछ रहा है कि इफ ए रिलेवेंस नंबर इज लेस देन 500, 500 किसका होता है बताए, फ्लो थ्रू ए सॉइल या फिर पाइप फ्लो। ये तो कंफर्म है कि पाइप फ्लो और प्लेट फ्लो में होगा ही नहीं, ये तो आप लोग कंफर्म है 100% होंगे। बात रहा कि आपका फ्लो थ्रू सॉइल और फ्लो थ्रू किस में, सरफेस, फ्री सरफेस फ्लो। फ्री सरफेस फ्लो का ही ये ओपन चैनल बोलता है। ठीक है, ओपन चैनल इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें फ्री सरफेस फ्लो बोल दिया तो हम लोग पढ़े क्या ओपन चैनल फ्लो, नहीं, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि लेस देन 500 है, ये किसका हो सकता है बताए, किसका हो सकता है ये एलवेज हो क्या, फ्री सरफेस ऑफ फ्लो एलवेज। ये ओपन चैनल का ये वैल्यू है कि लेस देन, अगर रिलेवेंस नंबर लेस देन 500 है इट मीन्स वो ओपन चैनल का है। ठीक है, और रिलेवेंस नंबर लेस देन 1 होता तो किसका होता, आपका स्वेल का केस होता। ठीक है, फ्लो थ्रू स्वेल। लेकिन यहाँ कितना बोला है, 500, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ओपन चैनल फ्लो इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई बताए, विच मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए डिटेल्ड एस्टिमेट। बताए, स्क्वायर मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्या स्क्वायर मेथड डिटेल मेथड के आते हैं अंदर, एकदम नहीं। क्यूबिकल कंटेंट तो सबको पता हो कि एकदम ये आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है। बाई मेथड ये भी आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है। लेकिन आपका यूनिट क्वांटिटी मेथड ये आपका है क्या, डिटेल्ड मेथड, डिटेल्ड मेथड। ठीक है दोस्त, क्या है, डिटेल्ड मेथड हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, असर्शन रीजन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुछ ने बोला है, मतलब ये आपका ट्रू के कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा आप लोग भी कोशिश करें क्वेश्चन पढ़ने का और बताने का।
असर्शन एंड रीजन, ठीक है, दिया गया है। हमको चाहिए क्या, करेक्ट वैल्यू। चलिए पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन, पहला असर्शन क्या है। इन लाइन लाइंड कैनाल, क्या है, इन लाइन कैनाल द इंक्रीजिंग वेलोसिटी इलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सिल्टिंग इन अ कैनाल बेड। थोड़ा पढ़िए इसको। अगर मेरा कैनाल क्या है, लाइन है, ठीक है, मतलब क्या उसमें चाहे, इसका ट्रिक क्या है जी, इसको आप लोग ये भी बताइएगा कि लाइन कैनाल का परमिसिबल वेलोसिटी याद है ना, कल या परसों के क्लास में हम लोग किए थे, कि ट्रिक भी आपको बताया था कि कैसे इसको याद करना है। SBC, ठीक है, ABC था जो कि मैं बोला था कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा तो कैसे होगा, SBC। एस क्या हो गया आपका, स्टोन पिचेड लैंड हुआ ना, स्टोन पिचेड लैंड फर्स्ट हो गया। बी से क्या हो गया, ब्रिक लाइनिंग, ब्रिक टाइल लाइनिंग, बर्न टाइल लाइनिंग उसी को बोलते हैं। थर्ड क्या हो गया, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। सबका आप लोग बताइएगा क्या, परमिसिबल वेलोसिटी बताइएगा, ठीक है। अगर मेरा केनाल लाइन है, ठीक है, लाइन है, तो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा केनाल लाइन है तक का, तो क्या द इंक्रीज इन वेलोसिटी, एकदम सही है कि वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन वेलोसिटी इलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सिल्टिंग इन ए केनाल, एकदम सही है। जब मेरा केनाल पूरी तरह से लाइन केनाल है तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इट मीन्स कि जो उसमें उस कैनाल में, लाइन कैनाल में, जो कि आपका सिल्टिंग पार्टिकल्स जो उसके बॉटम में बैठे हुए हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स आगे बॉटम में रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो क्या उसमें वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसको पूरी तरह से बहा के आगे पर आगे ले जाएंगे। कब, मतलब उसको पूरी तरह से वहाँ इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, बहा देंगे। ऑप्शन नंबर ये जो है 110% सही है, और सेशन, ठीक है। रीजन क्या है, देखिए, कैनाल लाइनिंग प्रोवाइडेड ए स्मूथ, एकदम सही है। कैनाल लाइनिंग कैनाल है, इट मीन्स ये प्रोवाइड क्या करेगा, हमको स्मूथ प्रोवाइड करेगा, एंड स्टेबल भी होगा सरफेस, एंड दस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज भी इंक्रीज, एकदम सही है। यहाँ से यहाँ टर्म देखिए सेम था, तो यहाँ से वो भी टर्म को यहाँ बोला है, लेकिन थोड़ा सा इसको एडवांस में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी सही है आपका, ठीक है। देखा जाए तो इसमें से A एंड R बोथ आर सही, कहाँ है जी स्टेटमेंट A और मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आपका इसको थोड़ा वैल्यू आप लोग बता दें किसका, लाइन कैनाल के बारे में। लाइन कैनाल कौन कौन था लाइन कैनाल, ठीक है, लाइन कैनाल और इसका परमिसिबल वेलोसिटी, परमिसिबल वेलोसिटी, ठीक है। पहला क्या था, ट्रिक क्या था, ट्रिक ट्रिक क्या था, SBC। एस आपका क्या हो गया, स्टोन पिचेड लाइन कैनाल, ठीक है, लिखते हैं स्टोन पिचेड लाइन कैनाल। दूसरा बी से क्या हो गया, बर्न्ट 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 क्ले टाइल बोल सकते हैं, या फिर ब्रिक टाइल भी बोल सकते हैं, ब्रिक लाइनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप लोग बर्न्ट बर्न्ट क्ले टाइल लाइनिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइनिंग। तीसरा क्या होगा आपका, सी से सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, ठीक है। इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, 1 पॉइंट कितना, 1.8। इसका कितना था, 1.5। इसका कितना था, 2.7। इसका डबल था ना यार, 1.8 था स्टोन पिचेड, नहीं नहीं, इसका 1.5 होगा, 1.5 ये हो गया। इसका कितना है, स्टोन पिचेड का 1.5 हो गया, इसका 1.8 हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। ये टेबल भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जितने भी कंसेप्ट इस किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी पॉइंट पीछे हम लोग रिलेट किए हैं, याद किए हैं, पढ़े हैं, वो सारा हम लोग जब जितने भी क्लास होंगे सब में उसको मैं अप्लाई करूंगा, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिवीजन हो, और जो भी आपका भी कंसेप्ट किसी तरह भूल भी गए तो आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 0 डिग्री, ठीक है, WCB कितना होता है, 0 to 360। जीरो कहाँ होता है, एलवेज नॉर्थ, इसी तरह होता है, यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या बोल रहा है,
इफ ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 0 डिग्री देन द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ, बताएं उसका जो रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज नॉर्थ। कहाँ गया, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा ईस्ट, इस टाइप से होता है ना, मतलब ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ का साउथ हो गया, मतलब आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में होगा। ठीक, ये जो आपको वेरी करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। बताएं विच द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। बताएं कि इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है नॉइज पोल्यूशन का। ट्रैफिक नॉइज एकदम है, नॉइज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया एकदम है, एयरक्राफ्ट साउंड एकदम है, लेकिन सॉफ्ट म्यूजिक ये आपका सोर्स नहीं है नॉइज पोल्यूशन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हाँ बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज अ स्टेशन नियर पॉइंट पी, द स्टेशन रीडिंग एट अ पॉइंट पी एंड क्यू कितना है, 1 पॉइंट इतना है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इतना है। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेशन है, मान के चलिए यहाँ पे कोई पी है, पी पॉइंट है, यहाँ से हम रीडिंग लिए, पी का वैल्यू कितना है 1.8 है, और क्यू का वैल्यू मतलब यहीं से लिए, पी से पी का रीडिंग लिए और क्यू का रीडिंग लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज सेट नियर द क्यू, जब हम लोग फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दी किस पे, क्यू स्टेशन पे, और क्यू स्टेशन पे जो रीडिंग ले रहे हैं पी एंड क्यू का, वो आ गया कहता 1.500 और 2 पॉइंट इतना हो गया। ठीक है, तो हमको पता है कि रिस्पेक्टिवली आर एल ऑफ द पॉइंट पी जो दे दिया गया है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पी था उसका आर एल दे दिया गया है, आप पूछ रहे हैं कि आर एल ऑफ द क्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका है डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा बताएं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया, तो बताएं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताएं आप लोग। लेवलिंग अगर आपको हम थोड़ा सा डीपली करना चाहें तो कैसे होगा, फॉर्मूला होता है ना, एच डी इजकल टू क्या, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो आप लोग जानते हैं। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना हो जाएगा 2, 2.600 माइनस कितना हो जाएगा 2.600 माइनस 1.800। ठीक है, प्लस फिर इसमें से देखते हैं कहाँ गया, हाँ 2.400 माइनस 1.500। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, सॉरी, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा क्या, यहाँ से पी पॉइंट का स्टेशन मतलब डिफरेंस निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आर एल ऑफ पी दे दिया है कितना, आर एल ऑफ पी कितना 2.100 है। ठीक है, आर एल ऑफ पी, आर एल ऑफ पी कितना है 100 है। ठीक है, हमको निकालना क्या, आर एल ऑफ क्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये जो डिफरेंस है ये दोनों का है, ये मतलब ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ जो वैल्यू आएगा ये आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो मेरा आर एल ऑफ पी दे गया 100। ठीक है, आर एल ऑफ पी कितना है 100 है, और इसमें से 100 में से हम अगर इक्वल टू 100 माइनस 100, एक मिनट, 100 माइनस आर एल ऑफ क्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 100 माइनस 100 माइनस आर एल ऑफ क्यू इजकल टू ये वैल्यू जो यहाँ से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या कीजिएगा, कुछ करना थोड़ी है, 100 में से इसका वैल्यू घटा दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, सीधे सी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसका अगर आंसर आप लोग पूछेंगे तो इसका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 99.15 मीटर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं चेक डैम क्या होता है, टेरेस बंड क्या होता है, और लेब्स क्या होता है, आप लोग बताएं इसके बारे में। चेक डैम हम लोग पढ़े हुए हैं इरिगेशन में, ये क्या करता है, ये वेलोसिटी की कंट्रोल करता है। ठीक है, रिड्यूस द रन ऑफ वेलोसिटी इन ए चैनल में। ठीक है, क्या है ये
चेक डैम है, ठीक है। तो चेक डैम को, इसका फंक्शन क्या है, चेक डैम का फंक्शन, चेक डैम का यही फंक्शन है कि इसका ये चेक डैम का यूज जनरली हम लोग चैनल में करते हैं। इसका पर्पस है कि रिड्यूस द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को कम करता है। इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले हमको जो आ रहा है पहले हम उसको मैच कर ले, ठीक है। चेक डैम का हो गया ऑप्शन नंबर दो, ठीक है। ए का टू किस में है, इसमें है और इसमें है। इट मीन्स कि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आप आ जाए कहाँ पे, एक बच गया क्या है, टेरिस बंड, और दूसरा क्या है, लिब्स, ठीक है। तो लिब्स क्या होता है, हमको इसके बारे में पता है, किसके बारे में, लिब्स के बारे में, कि लिब्स क्या होता है, ठीक है। लिब्स जो होता है या फिर टेरिस बंड, अच्छा लिब्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए लिब्स क्या होता है, ये जो होता है एलवेज क्या करता है, रिवर में जो फ्लड आता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। रिवर में जैसे फ्लड आ गया, बहुत तेजी फ्लड आ गया, तो फ्लड को जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। देखिए, टू प्रोटेक्ट द सराउंडिंग एरिया ऑफ अ रिवर फ्रॉम अ फ्लड, ठीक है, जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ए सी का ए किसमें है, ये दोनों में, यही में है, ओ में, ए में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चेक चेक डैम क्या करता है, एलवेज वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कि आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो सीधे ध्यान रखना कि नहीं, चेक डैम क्या करता है, वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, किसमें, ओपन चैनल में, ठीक है, मतलब चैनल में वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और लिप्स क्या करता है, ये करता है क्या, फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, फ्लड को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल नहीं प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो गया, ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, हाँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए अर्थ वर्क बिटवीन ए टू सेक्शन, जिसका 40 मीटर दिया है अपार्ट, इफ अ मिड सेक्शनल एरिया बिटवीन ए टू सेक्शन, ज़्यादा दे दिया है, मिड सेक्शनल एरिया, मिड सेक्शनल मिड सेक्शनल एरिया दे दिया है, कितना है जी, 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपका ये जो दिया है क्या, टू सेक्शन, दोनों का डिस्टेंस दे दिया गया, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 40 मीटर, ठीक है। तो चलिए आप कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इजकल टू मिड सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है। सेक्शनल एरिया कितना है, 15 इंटू 40, 15 चौक 60, 600। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और आप लोग आराम से ये सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग मतलब आप लोग फील्ड वर्क में गए होंगे, थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा कि 3 4 5 का जो ये होता है कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी तरह से पता भी होगा, ठीक है। क्या है कि बीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन अ चेन और टेप सर्वेइंग द 3 4 5 मेथड कैन बी यूज। 3 4 5 से क्या बनता है, एक ट्रैंगुलेशन ट्रैंगल बनता है, ठीक है, जो कि आप लोग पूरी तरह से आप लोग साइड में किए तो बस ये पता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोग इल्यूमिनेट करना चाहें तो एकदम ये तो पहले नंबर इल्यूमिनेट हो जाएगा। इसमें कंटूर का कोई जिक्र नहीं है, जो कि इसमें बोल रहा है कि नहीं टू सेट आउट है कंटूर लाइन, एकदम गलत। पहला इसमें है, एकदम गलत हो गया, पहला नहीं होगा। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन टू ए चेन, एकदम सही है, दूसरा हो सकता है। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफसेट, एकदम सही है, मतलब ये दोनों सही है। टू रिमूव द ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, एकदम ये भी नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, in order to have a exactly zero tensile stress at a one stream fiber of a solid circular section जिसका डाया डी दिया गया, subjected to a combined direct compressive and bending stress, a normal point load is needed to be place। बताएं, कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये है
एक छोटा है। आप लोग ये आपका क्या बोलते हैं, सोम का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू हैव ए जीरो टेंसाइल स्ट्रेस एट अ वन एक्सट्रीम फाइबर, ये जो है इसमें नो टेंसाइल स्ट्रेस, नो टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं जिसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस और कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है। अगर हम लोग अंदर वाला डायमीटर की बात करें, इनर टू इनर कितना होगा जी, पहले इसका सेंटर से हम लोग ले लेते हैं, इसका सेंटर से कितना होगा, यहाँ से इसका इनर टू इनर कितना होगा, इनर टू इनर ये आ गया D/8, ठीक है। और हमको जो निकालना है हमको निकालना है इसका, ये जो है ना x, इसका हमको निकालना है, ठीक है। ये सॉरी ये D/4 होता है, D/8 नहीं, D/4 होता है ये, ठीक है। D/4 हो गया ये, और ये जो हो गया अंदर वाला, ये हो गया कब D/8, ठीक है। हमको ये x निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर कितना होता है, D/8। मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल D/8, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कर्ण में, ठीक है, जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस 0 वहाँ पर कितना होगा, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, x हमको निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा ना D/2 माइनस D/2 माइनस D/8, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3/8 आएगा, 3D/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। ये हमको x निकल गया कितना, 3D/8, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताए, फॉर ए लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग ए मॉडुलस रिजिडिटी G, इलास्टिक E, तो क्या होता है इसका रिलेशन E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। अगर हम लोग म्यू का वैल्यू 0 से 1.5 तक वेरी करता है, ठीक है, सॉरी 5.0 तक, 1.5 कहाँ से, 5.0 तक वेरी करता है, ठीक है, 0.5, ठीक है। तो शुरू में अगर हम लोग पुट म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा E इक्वल टू 2G 1 प्लस 0। तो ये पूरा हो गया आपका E इक्वल टू 2G। हमको जब G निकालना है, हमको क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, G निकालना है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा E/2, ठीक है। और इसी तरह आप लोग E इक्वल टू सॉरी म्यू इक्वल टू 0.5 पुट कर दें, ठीक है, 0.5 पुट करें और इस इक्वेशन में पुट करें, कौन सा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। क्या हो जाएगा E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू कितना है 0.5, कितना हो जाएगा E इक्वल टू 2G 1.5, देखिए तो E इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 3G हो जाएगा, और 3G हो जाएगा, तो हमको निकालना क्या है, हमको G निकालना है, ठीक है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा E/3, ठीक है। अब दोनों को हम ये करें तो देखें तो E/2 और G E/2 और E/3, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त। बताएं, द इंटीग्रेशन constant C1 used in a Macaulay method of analysis obtained by applying to the integrated first integral differentiation equation of a given beam elastic curve is, बताएं, बाउंड्री कंडीशन, डिफ्लेक्शन या फिर पार्शियल, ये तो होगा नहीं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, लोड फैक्टर भी
the integration constant C1 used in Macaulay method of analysis in obtained by applying to the first integral differentiation equation is given in elastic curve. The boundary of condition for a slope, option number C is a right answer. Sorry, option number D is a right answer. बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, मैकुलर मेथड में जो हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट इंटीग्रल, किसमें, फर्स्ट इंटीग्रल इन बाउंड्री कंडीशन फॉर ए स्लोप के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताए। इन केस ऑफ अटरवर्ड लिमिट किसका पूछ रहा है। द श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल टू बताए लिक्विड लिमिट होता है कि प्लास्टिक लिमिट होता है। ये तो आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा, दो बच गया, लिक्विड लिमिट होता है कि प्लास्टिक लिमिट होता है। श्रिंकेज इंडेक्स के बाद उसका पूछ रहा है कि बताइए इसका जो किसके बराबर होता है श्रिंकेज इंडेक्स। एलवेज आपको ध्यान रखना है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। आपका जो श्रिंकेज इंडेक्स होता है एलवेज क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट डिफरेंस बिटवीन श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में ऐसा ये सब टॉपिक से हम लोग कल भी क्वेश्चन कल या परसों हम लोग किए हुए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ऑर्डर टू अलाउ द सीपेज वाटर टू एस्केप विदाउट डिसलोकेटिंग द सॉइल पर particles in provide at a downstream end pile of the impervious floor of a beer। क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू अलाउ सीपेज वाटर, क्या कर रहा है, अलाउ सीपेज वाटर। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, इन्वर्टेड फिल्टर, प्रीवियस फ्लोर, ग्रेडेड फिल्टर या फिर लॉन्चिंग एप्रोन। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लोग इसमें गलती करते हैं, इसमें मारते हैं क्या लॉन्चिंग एप्रोन, लेकिन लॉन्चिंग एप्रोन नहीं होगा। इन ऑर्डर टू अलाउ कर रहा है ना, सीपेज को अलाउ कर रहा है, इट मीन्स इन्वर्टेड फिल्टर। इन ऑर्डर टू अलाउ सीपेज वाटर टू एस्केप विदाउट डिसलोकेटिंग द सॉइल, सॉइल वहां से सॉइल वहां से डिसलोकेट नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां से वाटर को सीपेज कराया जा रहा है। इट मीन्स क्या, इन्वर्टेड फिल्टर से ही तो वाटर ये होगा, पास होगा, सीपेज करेगा इन्वर्टेड फिल्टर से ही ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप लोग ये बताएं कि लॉन्चिंग एप्रोन का विड्थ कितना होता है, 1.5 टाइम्स। थिकनेस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, थिकनेस 1.25 टाइम्स, ठीक है। तो दोनों आपको ये भी ध्यान में रखना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसका डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताए एज पर IS 3129 1985 द परमिसिबल टॉलरेंस फॉर ए लेंथ ऑफ ए फिनिश बोल्ट, कितना उसका परमिसिबल टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस किसका, फिनिश बोल्ट का। बताए अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें, ±6 mm होता है। कितना होता है, ±6 mm, ±6 mm इसका परमिसिबल टॉलरेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इन ट्रायंगुलेशन द पॉइंट ऑफ व्हिच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एजामुथ एंड द लॉन्गिट्यूडिनल आर मेड बाय यूजिंग ए लैप्लास इक्वेशन इज नोन एज। बताएं क्या वो बेस लाइन होता है, क्या लैप्लास स्टेशन होता है, या फिर सब्सिडरी लाइन होता है, या फिर सब बेस स्टेशन होता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता पाइएगा, क्योंकि जितने भी जो मेरे भाई लोग ये सारे सेट कंटिन्यू किए हुए हैं तो उसको बेस लाइन क्या है, सब्सिडरी लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है, सारा चीज पता होगा, ठीक है। मैं इजी पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि दे दिया बनाने के लिए घर में बन नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बताने का मतलब यही है कि आपका नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉल, ठीक है। इसका जो आंसर होगा लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास स्टेशन इज राइट आंसर, ठीक है। आप लोग बताएं कि बेस लाइन क्या होता है, डिफिनेशन के साथ लिखें। सब्सिडरी स्टेशन क्या होता है और बेस लाइन क्या होता है। बेस स्टेशन ये तो देनी है, दोनों सेम ही है। एक आप टाई स्टेशन कर दें, टाई स्टेशन टाई लाइन दोनों सेम ही है, ठीक है। बताएं आप लोग कमेंट में इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज पर IRC 10/2012 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरप्टेड एयर टू द एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल कंक्रीट। 10 mm है, एक 20 mm होता है, एक 40 mm होता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, एयर पूछ रहा है।
परसेंटेज ऑफ एयर, तो 10 में कितना होगा, 12, 10 में 20 में कितना होगा, ये आपको ये सब पता होगा। 10 में कितना हो गया, 1.5%। 10 में 15 हो गया, 20 में कितना हो गया, 1.0, 10%। ठीक है, 10%। आपका जो 40 में हो गया, इसमें 0.8%। ठीक है, ये आपको क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर। अब साथ में हमको आप ये भी बताएं, क्या था, एक और टेबल है ना, 10 10 20 40 का, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट 10 mm है, फिर आपका 20 mm है, फिर आपका 40 mm है। ये सब का तीनों का वाटर कंटेंट बताएं। 10 का 204 होता है, 20 mm का 186 होता है, फिर 148 होता है, 146 होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, किसका पूछा था, 10 mm का था। 10 mm का कितना हो गया, 1.5। ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, लगे रहिए, जरूर जरूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इफ अ स्टील कलम इज डिजाइन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, देन द स्लैंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द स्लैंडरनेस रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लिस्ट लेटर डायमेंशन। कहाँ गया, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम, होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या होगा जी बताए, हाँ क्या होगा इन अ स्टील, रेशियो ऑफ द लेंथ, हाँ एल इफेक्टिव बाई लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम लोग शुरुआत में ही हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है स्लैंडरनेस रेशियो का डिफिनेशन। ठीक है, बताएं, if sorry, which of the following given option provide to effective width of an isolated T beam RCC as per IS 456 2000, assume B1 is effective width। सारा यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया गया है, पूछ रहा है कि बताए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। टी आइसोलेटेड टी बीम के बारे में पूछ रहा है, आइसोलेटेड टी बीम के बारे में बताए क्या होता है आइसोलेटेड टी बीम के केस में फॉर्मूला, एल नोट डिवाइडेड बाई एल नोट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें दो होता है, एक आपका टी बीम के केस में होता है, एक आइसोलेटेड, एक मोनोलिथिक, और एक आई टी और एल एल बीम के भी केस में होता है आइसोलेटेड और मोनोलिथिक। ठीक है, तो आप लोग दोनों का कमेंट में बताएं, दोनों का आप लोग कमेंट में बताएं कि टी बीम के केस में दोनों कंडीशन, ठीक है, और आपका एल बीम के केस में दोनों कंडीशन, फार्मूला जो है, ठीक है, मोनोलिथिक का भी और आइसोलेटेड का भी, दोनों बताएं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। बताए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नॉन रिटर्न बल। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, नॉन रिटर्निंग बल हम लोग किसे बोलते हैं, बताए क्या होगा, allow the water of a liquid in a one direction and prevent it from flowing back in a opposite direction in a pipe flow in a system। एकदम पहला ही सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो कि एक डायरेक्शन में एकदम फ्लो करता है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब जैसे यहाँ बोला है ना कि अलाउ द फ्लोइंग ऑफ ए लिक्विड इन अ वन डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग बल बोलते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं, क्या है जी, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल, क्या है, नॉर्मल पूल लेवल एंड द मैक्सिमम पूल लेवल इज नोन एज सरचार्ज स्टोरेज। ठीक है, सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है, यह स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। सेकंड पढ़ते हैं कि सरचार्ज स्टोरेज इज मेनली टू डिटेल द फ्लड वाटर, सरचार्ज स्टोरेज इज मेनली टू डिटेल द फ्लड वाटर, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट कॉज एनी डेंजर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। एकदम सही है, सरचार्ज वाटर जो है आप लोग देखे होंगे, सरचार्ज वाटर जो क्या बोल रहा है कि सरचार्ज वाटर सो दैट डिटेल द फ्लड वाटर, ये फ्लड वाटर के बारे में डिटेल करता है, ये कोई डैमेज भी नहीं करता है एनी डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, कोई डैमेज नहीं करता है, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, पहला पढ़ता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड मैक्सिमम पूल लेवल इज नोन एज सरचार्ज स्टोरेज। एकदम सही, नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल का जो लेवल होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं। इट मीन्स कि दोनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नॉट, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है जी? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 4 y1 इंटू y2 माइनस y1 के पावर 3, सॉरी 3 होता है ना, 3 होता है। चलिए इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, हाइड्रोलिक जंप वैल्यू दिएगा y1 y2 1.25 में से अगर 0.25 माइनस करेंगे, इसका हम लोग क्यू करने वाले हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 y1 कितना है 0.25 इंटू 1.25, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना 1 की पावर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 गुना 0.25 गुना 1.25। देखिए तो क्या हो जाए, क्या होगा इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 25 चौक 100 0, उसके बाद आपका 1.5 मीटर 1 मीटर 1.25 मीटर या फिर 0.80 मीटर। 25 चौक 100 को 1.25 करेंगे कितना जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का सेट का यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आप लोग देखे हैं। तो देखिए क्या है ना कि जब तक ये नहीं कि हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, उसको सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सा है उसको आप लोग कमेंट में जरूर आपका आंसर आपको आना चाहिए कमेंट में भाई, सीधा सीधी बात है, ठीक है। कमेंट आप लोग जो जो हम बोले हैं बस वही सबको आप लोग कमेंट में आंसर पिन करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डे नंबर ये क्या था, ये 24 था, कल 25 होगा, मतलब 25 क्लास कंटिन्यू हम लोग रहे हैं और अभी टिल द एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। और आप लोग ये बताएं कि आप लोग पीछे जितने भी क्लासेस हुए आप लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं या फिर मतलब आगे सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, पीछे सब मतलब साफ होते जा रहा है, बताएं। ऐसा नहीं ना भाई, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बीटीएससी जेईई है, बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपका रिवीजन बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन दीजिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को, तभी आपका एग्जामिनेशन निकलने का चांसेस है, ठीक है। नहीं तो हम कितना भी बोल देंगे कि यहाँ से पढ़ लीजिए वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं, कहीं से एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें, ठीक है। चाहे आप मेरा पकड़ें चाहे किसी का, जरूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ें, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ें, एक प्लेटफार्म को आप पकड़े रहें और उसी को आप टिल दी एग्जाम तक कंटिन्यूस रहें, ठीक है। तभी एग्जाम निकलने का चांसेस रहता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं, पता चलता है कि जब एग्जाम आया तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी एक प्लेटफार्म पकड़े जिसमें नए नए टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। चाहे डीडीए जेई है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी जितना भी क्वेश्चन आपका पास हो रहा है ना, ये अधिकतर डीडीए जेई का है, मैं आपको खोल के बोल दे रहा हूँ, अधिकतर डीडीए जेई है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई है, एसएससी का मेंस का भी क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। मैं एक दिन क्लासेस भी एक वीडियो भी लाया था कि इसका ना तो सिलेबस है ना ही कुछ है, तो कैसे तैयारी करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को उसी के बेस पे मैं सोचा कि नहीं थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपटीशन तो आपको पता ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब चलना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। और बात किया जाए तो एसएससी जेईई मेंस वाले जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, और क्लास आप लोग वो मतलब एसएससी मेंस वाले भी आप लोग क्लास देखते भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका लेवल अब जो है, अब आपका लेवल उस लेवल का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका लेवल और उसका लेवल अब सेम चल रहा है, एसएससी जेईई मेंस का क्वेश्चन और बीटीएससी जेईई का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन आपका सेम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ऐसे फिर आपका पार्ट स्टेज नंबर थर्ड आएगा, जो कि 40 डे हो जाएगा, उसके बाद आएगा वो, ठीक है। तो अभी तक जितने भी सेट हुए हैं पीछे सारा आप रिकॉल करते जाएं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन भी करें, ठीक है। और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसी देखिए लगाने की जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ आप इस चैनल को फॉलो करें, आपको एक से एक क्वेश्चन, आपको अभी मैं बता दिया ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, बस उसी टाइप से आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।